झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। 23 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के दौरान राज्य सरकार पेश करेगी अपना दूसरा अनुपूरक बजट। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज लोकसभा में जनजातीय मामलों से जुड़े 2 संविधान संशोधन विधेयक करेंगे पेश। झारखंड समेत देश भर में आज से मनाया जा रहा है सुशासन सप्ताह। 3000 से अधिक नई सेवाओं का किया जाएगा ऑनलाइन उद्घाटन। और अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता फीफा वर्ल्ड कप का खिताब। 36 वर्ष बाद बना विश्व चैंपियन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच पहले दिन सदन में शोक प्रस्ताव पेश किया गया। सदस्यों ने दिवंगत हस्तियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। कल प्रश्नकाल होगा और सरकार की ओर से दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विश्वास के साथ हमें अपनी ताकत दी है। हमें जनता द्वारा दिए गए उसी शक्ति का उपयोग उनके प्रति दायित्वों के निर्वहन पूरी ईमानदारी से करते हुए राज्य एवं राष्ट्र की उन्नति के हित में काम करना होगा। जन कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हुए सदन में आपकी भूमिका यदि सकारात्मक होगी तो इस जीवंत मंच के माध्यम से झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के लोकहित की समस्याओं पर विचार विमर्श कर उनके निदान निकाल सकेंगे। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। राज्य की गिरती विधि व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। भाजपा विधायकों ने कहा कि इस राज्य में न तो जनता सुरक्षित है और न ही खदान। उन्होंने राज्य सरकार पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सरकार द्वारा जल्दबाजी में बुलाए गए शीतकालीन सत्र पर सवाल उठाए हैं। हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की मंशा साफ नहीं होने के कारण राज्य में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। क्या कुछ मुद्दे होंगे? हमारे साथ विधायक सरयू राय जी हैं। किस तरीके से इस बार सदन रहेगा? इतना संक्षिप्त सत्र हो रहा है कि जो मुद्दे पक्ष विपक्ष रोज उठा रहे हैं वही मुद्दे बनेंगे। इसमें भी इतना कम समय में ये सदन बुलाया गया कि 4 समूह बनाए गए प्रश्न पूछने के लिए। 2 समूह में तो तारांकित प्रश्न पूछने का समय ही खत्म हो गया था, केवल अल्पसूचित ही पूछा जा सका। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार 10 दिन पहले फैसला क्यों नहीं ले सकती थी। दूसरा कि जो जनता के मुद्दे हैं ये उभर कर इसमें आए प्रश्नों के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, तब तो मानेंगे कि सार्थक होगा। अब 4 दिन का सत्र है, एक दिन तो चलता नहीं है। प्रश्नकाल में लोग खड़े हो जाएंगे, हल्ला हंगामा होगा, सदन स्थगित हो जाएगा। इसलिए मुद्दे तो बहुत हैं और सार्थक तौर पे मुद्दों को उठाया जाए तो जो सरकार कर रही है, मुख्य रूप से आज सरकार पूरे राज्य में घूमकर खतियानी जोहार यात्रा कर रही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति आज तक इस राज्य में लागू नहीं हुई। आपने एक मंशा व्यक्त कर दिया कि हम सब लागू करेंगे, एक प्रस्ताव पास करा दिया, अपने बिल पास करा दिया, तो आप लागू ही कर दिए उसको। वो लागू नहीं है, फिर भी हम घूम रहे हैं, जोहार यात्रा कर रहे हैं। और विपक्ष के साथ क्या है कि विपक्ष केवल ईडी और सीबीआई तक ही उलझा हुआ है।
पिछले 22 वर्षों में 1 लाख रोजगार तो हम नहीं दे सके लोगों को, क्योंकि हमारी परीक्षाएं समय पर नहीं हुई। हम इतनी नीतियां गलत बनाते हैं, संविधान के प्रतिकूल बनाते हैं कि हाई कोर्ट उसको खंडित कर देता है। संविधान के हिसाब से तो राज्यों को सीमित अधिकार हैं। और एक मुझे लग रहा है कि जिस तरह के निर्णय सरकार ले रही है, जैसे एक डीएसपी को अगर ईडी बुलाता है पूछताछ के लिए और उसको आप मना कर दे रहे हैं साहब, या एक मामले में डीजीपी ने ऑर्डर दिया, इसके बाद भी आपने वो गया नहीं। तो अगर सरकार ऐसा करती रहेगी तो इसका मतलब कि ये सरकार झारखंड में राष्ट्रपति शासन को आमंत्रित कर रही है। सत्ता पक्ष का प्रयास है कि साहब इस तरह की हम मूल जरूर हरकत करेंगे तो हमको हटा दिया जाएगा, हम शहीद हो जाएंगे और इस शहादत को लेकर जनता के सामने जाएंगे, सिंपैथी वोट मिलेगा। और विपक्ष सोचता है कि इसमें एक बार चले जाएंगे तो फिर इनके मुद्दे समाप्त हो जाएंगे, तब हम मैदान मारेंगे। और स्थिरता दोनों तरफ से सरकार में पैदा करने का प्रयास हो रहा है, और अस्थिरता सरकार में रहेगी तो राज्य का शासन और विकास नहीं हो सकता। तो अस्थिरता की स्थिति होने पर न बोल रहे हैं कि सुशासन हो सकता है और न ही राज्य का विकास हो सकता है। और विधानसभा का जो सत्र शुरू हुआ है वो जल्दबाजी में बुलाया गया सत्र है, और जो समय मिलना चाहिए था वो समय विधायकों को नहीं मिला है। अपने सहयोगी करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। लोकसभा में आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़े 2 संशोधन विधेयक पेश करेंगे। विधेयक में कर्नाटक की अनुसूचित जनजातियों की सूची में बदलाव लाने के लिए संविधान आदेश 1950 में संशोधन पर विचार किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए सख्त कदमों के कारण देश में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। मैं पॉलिसीज की बात करूंगा, क्योंकि भारत की पॉलिसी पहले से ही आतंक के विरोध जीरो टॉलरेंस की रही है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, इसी नीति को लेकर भारत पिछले कई वर्षों से चल रहा है, 2014 से। और आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए निर्णायक नीतियां हम लाए हैं, चाहे वो यूपीए कानून को और मजबूत करने की बात हो, या फिर एनआईए एक्ट अमेंडमेंट बिल लाकर उसको ट्रूली फेडरल एजेंसी बनाया गया, जिस तरह से यूएस की एफबीआई की तरह। और अगर मैं ये कहूं, एक के बाद दूसरा कानून लाकर भारत में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया को, नीतियों को बनाने में भारत सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर अभियान का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस अभियान में देश भर के जिलाधिकारियों द्वारा चिन्हित 3000 से अधिक नई सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। दौरान केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली और राज्य के पोर्टलों पर मिली शिकायतों का एक साथ निस्तारण किया जाएगा। जन शिकायतों के निवारण और सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए देशव्यापी अभियान देश के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। अभियान में 700 से अधिक जिला कलेक्टर भाग लेंगे और अधिकारी तहसील व पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक समर्पित पोर्टल सुशासन सप्ताह 2022 पोर्टल www.pgportal.gov.in/ggw22 लॉन्च करेंगे, जिसमें जिला कलेक्टर सुशासन प्रक्रियाओं के साथ साथ होने वाली प्रगति के वीडियो अपलोड करेंगे। प्रधानमंत्री ने भारत के सभी जिलों और तहसीलों में सुशासन सप्ताह की सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर के बिरसा नगर और गोविंदपुर थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। इस सिलसिले में गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एएसपी शुभांशु जैन ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इनके यहाँ से जब्त एक बाइक और एक स्कूटी हुआ है, और इससे पूर्व भी ये पिछले माह बिरसा नगर में 2 गृहों का गृह भेदन करे हैं, और गोविंदपुर में भी इन्होंने 2 घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसमें इन्होंने कैश और ज्वेलरी चोरी करा था।
उसके पश्चात उनके चोरी करते हुए की सीसीटीवी फुटेज भी जब्त हुई थी और उसी के क्रम में इनके पास से जो ताला तोड़ने के लिए रॉड यूज करते थे और जो इन्होंने कपड़े पहने थे उनका सीजर बनाया गया है और स्कूटी और बाइक भी जब्त हुई है। जमशेदपुर में टाटा स्टील की ओर से पुरानी पद्धति से बनी चिमनी हटाई जा रही है। इसी के तहत कल कोक प्लांट की बैटरी नंबर 6 की 110 मीटर ऊंची चिमनी को ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही 60 मीटर ऊंचे कोल टावर को भी गिराया गया। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। उन्हीं में से जमशेदपुर का रिदम परिवार भी आता है, जो दिव्यांगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। में निवृत्त हुआ जी, और क्योंकि मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूं तो मैं यहीं पर आ गया और रिदम के साथ मैं जुड़ गया, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि समाज को मैं जो समाज ने मुझे इतना तक पहुंचाया, अब मैं समाज को कुछ दूं और ये अच्छा माध्यम है। मुझे संगीत का शौक भी है जी, तो मैं इसलिए इसमें जुड़ा हूं और इनकी मदद के लिए जो कुछ हो पाता है मैं करता हूं। आप ऐसे ये है कि हर साल हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे कुछ स्पेशल स्टूडेंट जो आपके माने स्ट्रीम्ड जो चैनल है इसके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस फैलाना, ताकि हमारे इस स्पेशल स्टूडेंट को आप कवर अधिक से अधिक करें, अधिक से अधिक हमें प्रोत्साहित करें हमारे स्टूडेंट को। लोग जुड़ते चले गए। अच्छा, शुरू में तो हम लोग कुछ लोग थे, गिटार से शुरू हुआ था, बाद में और भी जुड़ते चले गए तो बढ़ते गए। इतना अच्छा प्रोग्राम देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। जनवरी 13 के बाद से हम रिदम से जुड़े हुए हैं। आपका हमने काफी कार्यक्रम देखा है। जी हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे दिव्यांगों के लिए? हम यही कहेंगे रिदम से जुड़ते रहे दिव्यांग जो भी हैं, और दिव्यांग छोड़ के नॉर्मल पर्सन भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं। गढ़वा जिले में किसानों के लिए कड़कनाथ मुर्गा पालन वरदान साबित हो रहा है। इसके जरिए किसान आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड के संगबरिया गांव में किसान कड़कनाथ मुर्गा पालन कर अपनी समृद्धि की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। इसमें जिला कृषि विज्ञान केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। किसान मुन्ना राम बताते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से वे मुर्गा के कड़कनाथ प्रजाति का पालन कर रहे हैं और उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। को कृषि विज्ञान केंद्र से 100 चूजा मिला था, उसको मैं तैयारी करके इसको बड़ा किया हूँ, बेच रहा हूँ इसे, और इससे हमको बहुत बढ़िया फायदा लग रहा है। इसको हम आगे और बढ़ाना चाह रहे हैं और इसका सेल है 1000 रुपये लगभग केजी बिकता है। गढ़वा कृषि विज्ञान केंद्र की पशु वैज्ञानिक सुषमा ललित बाखला बताती हैं कि यह मुर्गा औषधीय गुणों से भरपूर है। इसमें कई बीमारियों से लड़ने का गुण पाया जाता है। मुर्गी जो है ये औषधीय गुणों से भरपूर है। इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाई जाती है, 25% इसमें प्रोटीन होता है। अन्य मुर्गियों की तुलना में इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ही कम होता है और इसमें विटामिन और खनिज लवण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जहां एक और किसान कड़कनाथ का पालन कर रहे हैं, वहीं विद्यार्थियों ने इस पर शोध भी शुरू कर दिया है। कृषि महाविद्यालय गढ़वा के छात्र इन दिनों कड़कनाथ मुर्गा पर अध्ययन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस प्रजाति के मुर्गे में औषधीय गुण अधिक होने के कारण इस पर शोध की भी अपार संभावनाएं हैं।
यहाँ हम लोग पहली बार कड़कनाथ को देखे, बहुत पढ़े थे इसके बारे में कि बहुत अच्छा मुर्गा होता है। आज यहाँ आकर के पता चला कि ये सच में कैसा होता है। इसके बारे में बहुत कुछ जाने कि इससे कैंसर ट्रीटमेंट भी फ्यूचर में पॉसिबल है। बुकिश नॉलेज पढ़े थे, अब प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, तो पहली बार कड़कनाथ देखने का भी मौका मिला और कैसे इसको किसान लोग पाल सकते हैं, कितना कम खाना खाता है और बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। इसका मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छा है, औषधि के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है, प्रोटीन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, कैंसर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। कड़कनाथ मुर्गा मूलतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के धार, झाबुआ और बस्तर जिले का नस्ल है। यह देखने में तो काला होता ही है, इसके मांस, खून और जीभ भी काले होते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण बाजार में इसकी कीमत 800 से 1000 रुपये प्रति किलो है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। बात करेंगे मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अगले 3 दिनों के बाद तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी होगी। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत की ओर से आने वाली ठंडी हवा रुक जाएगी। इस वजह से तापमान बढ़ेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्यपाल रमेश बैस ने कल देर शाम रांची के सिल्ली में गूंज महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सिल्ली कॉलेज में पुस्तकालय सह अध्ययन केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि गूंज महोत्सव जैसे आयोजनों से दूसरे राज्यों के लोगों को भी झारखंड की परंपरा और संस्कृति जानने समझने का मौका मिलता है। मैं तो नाम सुना था, मैंने यूट्यूब में भी देखा था और आज पहली बार मेरे को प्रत्यक्ष देखने का मौका मिला। मैं सुदेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने गूंज संस्था के नाम से ये जो कार्यक्रम करा रहे हैं वो खाली छऊ नृत्य ही एक नृत्य नहीं है। ये बंगाल, बिहार और झारखंड के सांस्कृतिक धरोहर है और इस धरोहर को बचाने के लिए ये जो प्रयास हो रहा है ये सराहनीय है। गूंज परिवार हमेशा सही दिशा में काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं और जब कोई अच्छा काम करने के लिए सामने आता है लोग उनके साथ जुड़ते जाते हैं और आज गूंज परिवार काफ़ी आगे बढ़ रहा है। और महोत्सव के पहले दिन राज्य के 500 छऊ कलाकारों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति दी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को एक और सफलता मिली है। लातेहार जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र से सीआरपीएफ 214वीं बटालियन ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। बरामद सभी बमों को सीआरपीएफ की बम डिस्पोजल इकाई द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया है।
गढ़वा जिला प्रशासन ने कल जिले के दूरस्थ क्षेत्र भंडारिया और बरगढ़ प्रखंड में चल रही विकास कार्यों की समीक्षा की। डीडीसी राजेश कुमार राय के नेतृत्व में की गई समीक्षा में बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र अंतर्गत विकास कार्यों पर विशेष जानकारी ली गई। डीडीसी ने इस दौरान रोदो गांव पहुंचकर तेंदुए का शिकार हुए बच्चे के माता पिता से भी मुलाकात की। यौन शोषण के आरोप में रांची एसएसपी किशोर कौशल ने लालपुर थाने में पदस्थापित दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। युवती ने लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है कि शादी का झांसा देकर दारोगा ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। झारखंड मैथिली मंच के तत्वाधान में कल रांची में पंचांग सह कैलेंडर 2023 का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। मौके पर सभी ने झारखंड में मैथिली भाषा को और भी सम्मान और स्थान दिलाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने पर सहमति जताई। गढ़वा जिले में बिरसा फसल विस्तार योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत जिले के मेराल प्रखंड क्षेत्र के पोखर गाढ़ा क्लस्टर में किसानों के बीच 100% अनुदान पर चना बीज का वितरण किया गया। बीज पाकर किसान बेहद उत्साहित दिखे। राज्य सरकार के निर्देश पर गढ़वा जिले में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को निःशुल्क जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए स्कूलों में कैंप लगाया जा रहा है। अब तक 83,000 से अधिक बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जिनमें लगभग 34,000 बच्चों को निःशुल्क जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में अभिजीत ग्रुप के बंद पड़े पावर प्लांट के सुरक्षा में लगे सैट के जवानों ने चकला पंचायत के सदाबर ग्राम से चोरी कर रखा गया लगभग 5 टन लोहा जब्त किया है। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरिडीह जिला मुख्यालय में शहर से 10 किलोमीटर दूर और औद्योगिक क्षेत्र के बाबा दुखहरण नाथ महादेव मंदिर की हनुमान प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। जानकारी मिलने के बाद महतोडीह पुलिस पिकेट के साथ मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम भी दुखहरण नाथ मंदिर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। पुलिस दोषियों को पहचानने में जुट गई है। महाजनी आंदोलन के दौरान झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के साथी रहे मोहनपुर प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव बाबूराम सोरेन का कल निधन हो गया। उनके निधन पर झामुमो, कांग्रेस व राजद सहित अन्य दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। रामगढ़ जिले में ठंड के मद्देनजर विभिन्न चौक चौराहों पर जिला प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था शहर के अलावा प्रखंडों में की गई है। इससे लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में 5वें झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। राज्यपाल रमेश बैस ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड में फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से युवाओं का व्यक्तित्व विकास तो होता ही है, कैरियर बनाने का अवसर भी प्राप्त होता है। एकल फ्यूचर की रांची महानगर इकाई द्वारा रांची के सुकुरहुट्टो स्थित गौशाला मैदान में स्वामी विवेकानंद फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। मैच में शबरी बस्ती के 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने किया। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में रांची दूरदर्शन के कार्यक्रम अधिशासी ब्रजेश कुमार मौजूद थे। केंद्र सरकार एक साथ एक व्यक्ति को कई योजनाओं का लाभ देकर उनके जीवन स्तर को उठाने का निरंतर प्रयास कर रही है। गिरिडीह में प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं का लाभ मिलने से महिलाएं बेहद खुश हैं। एक रिपोर्ट। गिरिडीह नगर निगम के वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि बबलू दास ने बताया कि उनके इलाके में 790 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है, जिसमें से 400 लोग घरों में रह रहे हैं और शेष 390 लोगों का आवास निर्माणाधीन है। लगभग 790 आवास का स्वीकृति मिला है, जिसमें 400 आवास पूर्ण हो चुका है और बाकी काम प्रगति पर है। गिरिडीह नगर निगम के पांडेडी मोहल्ला की कई महिलाएं प्रधानमंत्री आवास समेत अन्य योजनाओं का लाभ मिलने से बेहद खुश हैं। महिलाओं ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। नाम मीना देवी है। हम लोग का माटी का घर था,
सब छूटता था, बहुत दिक्कत में रहे हम लोग, बाल बच्चे हैं। घर मिला, हम लोग ठीक से रहने लगे। मोदी जी बहुत, और मोदी सरकार के द्वारा से मेरा घर ये बना है। गरीब दुखिया आदमी थे, पर सरकार के द्वारा से हमको राशन भी चल रहा है और मेरा घर भी बन गया। बरसात के द्वारा से जो दिक्कत था, अब दिक्कत नहीं होता है, हम लोग यहीं पर रहते हैं। महिलाओं का कहना है कि गरीबी के कारण पक्का मकान के बारे में सोचते भी नहीं थे। बहुत तकलीफ से कच्चा मकान में रहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पक्का मकान देकर गरीबों की जिंदगी बदल दी। सरकार ने हमें घर दी, रहने के आयुष्मान कार्ड दी और राशन कार्ड है और शौचालय दी। हमें सरकार को इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। पहले मिट्टी का घर था, अब सरकार आवास दिए हैं, उसमें हम बहुत खुश हैं। सरकार हमने के कॉलोनी दल के, गैस दल के, शौचालय दल के, हमने बहुत खुश है। केंद्र सरकार गरीबी उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसका देश भर में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। खबर खेल के मैदान से। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा फुटबॉल विश्व कप जीत लिया है। कतर में कल रात रोमांचक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। छत्तीस साल बाद अर्जेंटीना बना फुटबॉल विश्व कप का सरताज। फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में धोया। पूरा हुआ लियोनेल मेसी का सपना। 80,000 की क्षमता वाले लुसैल स्टेडियम में रविवार की शाम अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच फुटबॉल विश्व कप फाइनल के रोमांच की हर हदों को पार करती नजर आई। मुकाबले में शुरुआत से ही अर्जेंटीना की टीम आक्रामक दिखी और इसी आक्रामकता के चलते मेसी ने 23वें मिनट में पेनल्टी किक पर गोल किया, जो उन्हें फ्रांस के डेम्बले के एंजल डी मारिया पर फाउल करने पर मिला था। इस पहले गोल के 13 मिनट बाद ही एंजल डी मारिया ने दूसरा गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-0 से आगे कर दिया। पहले हाफ तक स्कोर लाइन अर्जेंटीना के पक्ष में 2-0 रही, लेकिन दूसरे हाफ में खेल खत्म होने से कुछ समय पहले फ्रांसीसी युवा स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने 80वें मिनट में पेनल्टी के जरिए फ्रांस के लिए पहला गोल किया, जबकि इसके अगले ही मिनट में एक और गोल कर मैच को सिर के बल पलट दिया। इसके बाद निर्धारित समय तक कोई गोल नहीं हुआ और मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में गया, जहां एक बार फिर से मेसी और एम्बापे ने अपनी अपनी टीमों के लिए गोल दागे। इसके बाद मैच पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा, जहां अर्जेंटीना ने मुकाबले को 4-2 से अपने नाम कर लिया। विश्व कप इतिहास में ये तीसरी बार रहा जब चैंपियन का फैसला पेनल्टी शूटआउट के जरिए हुआ। ये अर्जेंटीना का तीसरा खिताब है। इससे पहले टीम ने 1978 और 1986 में ट्रॉफी अपने नाम की थी। इस जीत के साथ ही मेसी का नाम मैराडोना के साथ सुनहरे अक्षरों में भी लिख दिया गया है। मेसी को टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी गोल्डन बॉल का पुरस्कार मिला, जबकि फ्रांस के 23 साल के युवा स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने 8 गोल के साथ गोल्डन बूट का खिताब अपने नाम किया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। 23 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के दौरान राज्य सरकार पेश करेगी अपना दूसरा अनुपूरक बजट। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज लोकसभा में जनजातीय मामलों से जुड़े 2 संविधान संशोधन विधेयक करेंगे पेश। झारखंड समेत देश भर में आज से मनाया जा रहा है सुशासन सप्ताह। 3000 से अधिक नई सेवाओं को किया जाएगा ऑनलाइन। और अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता फीफा वर्ल्ड कप का खिताब। 36 वर्ष बाद बना विश्व चैंपियन।